गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो अपने घर पर? वेरी गुड, हमेशा अच्छे रहना, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। आज हम आपके सामने फिर से सिविक्स में लेसन नंबर 3 लेकर आए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपको सरकार के बारे में पता लगेगा कि सरकार क्या काम करती है, क्या क्या उसके कार्य होते हैं, कैसे उन कार्यों को पूरा किया जाता है और सरकार क्या है। ठीक है, चैप्टर का नाम यही है, सरकार क्या है। तो इसके अभ्यास के प्रश्न करते हैं। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर किया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और हाँ, अगर आपका कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आपका डाउट लिखें, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भी एक प्यारा सा कमेंट किया करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, तो करें चैप्टर शुरू। चैप्टर का नाम है सरकार क्या है। देखिए, सरकार का सिंपल सा अर्थ होता है कि एक ऐसी संस्था जो किसी देश में या किसी भी जगह या क्षेत्र में कुछ कानून बनाती है, उन कानूनों को वहाँ लागू करवाती है और उनका पालन करवाती है, उनकी रक्षा करती है। ठीक है, उसे हम सरकार कह सकते हैं। अब बात करते हैं पर्सन की। आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं? एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। देखिए, वह संस्था जो कानून बनाती है, कानून लागू करती है तथा कानूनों की रक्षा करती है, उसे क्या कहते हैं? सरकार। सरकार निम्न प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। देखिए, उत्तर आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, सरकार हमारे जीवन को बहुत तरीके से प्रभावित करती है। सरकार के द्वारा ही लोगों के लिए कल्याणकारी यानी कि अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई जाती हैं जिनसे लोगों का भला हो सके। सरकार द्वारा ही सरकारी चीज़ें जैसे सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल ये चलाए जाते हैं ताकि लोगों की देखभाल हो सके, उन्हें शिक्षा मिल सके। ठीक है, लोगों को सुविधा मिल सके। इसलिए सरकार का बहुत ज़्यादा महत्व होता है किसी भी देश को, किसी भी क्षेत्र को चलाने के लिए। अब उत्तर में पहला पॉइंट है, सरकार कानूनों को लागू करवाती है तथा कानून न मानने वालों को दंडित करती है। मतलब सरकार नियम कानून बनाती है और उसको क्षेत्र में लागू करती है। अगर कोई व्यक्ति उस नियम कानून को तोड़ता है तो उन्हें दंडित यानी कि अपराधी घोषित करती है, उन्हें दंड मिलता है। ठीक है, यानी कि सज़ा मिलती है। अब इसमें आगे है सेकंड पॉइंट, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। मैंने बताया था ना अभी, सरकारी हॉस्पिटल ये सुविधा, कोई बीमारी फैले तो उस वक्त कौन मदद करता है? सरकार मदद करती है। ठीक है, सरकार लोगों की स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। थर्ड है, सभी को पर्याप्त भोजन मिले, इसका ध्यान रखती है। आपको पता होगा ना, जैसे बीपीएल कार्ड बनते हैं, किनके बनते हैं? गरीब लोगों के, ताकि उनको सस्ता अनाज मिल सके और वो अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है, यानी कि सभी को पर्याप्त भोजन मिल सके, इसका ध्यान रखती है। प्राकृतिक आपदाओं के समय सरकारी लोगों की सहायता करती है। देखिए, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक यानी कि प्रकृति, आपदा मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया तो कौन मदद करती है? सरकार। मान लीजिए कहीं सूखा पड़ गया तो कौन मदद करती है? सरकार। कहीं बाढ़ आ गई तो कौन मदद करती है? सरकार। ठीक है, सरकार का अधिकार होता है, यानी कि सरकार का एक कार्य होता है कि जब भी लोगों पर कोई मुसीबत आए तो उन्हें उन मुसीबतों से निकालना। यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के समय सरकारी लोगों की सहायता करती है। और अगला पॉइंट है, झगड़ा या अपराध का निपटारा करती है। मान लीजिए दो लोगों के बीच में, दो पक्षों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो पता है ना आपको कहाँ इसका सॉल्यूशन होता है? कोर्ट में। ठीक है, तो कानून के द्वारा होता है ना इसका निर्णय, तो सरकार ही इसमें अहम भूमिका निभाती। ये था हमारा पहला पर्सन। सेकंड पर्सन देखिए, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की ज़रूरत क्या है? मतलब सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने क्यों ज़रूरी है? देखिए, पहले तो ये हमारे संविधान में कहा गया है सभी लोग समान हैं, यानी कि कोई गरीब अमीर छोटा मोटा कैसा भी हो, सभी को बराबर का दर्जा मिला हुआ, इसलिए सभी को कानून की आवश्यकता है, सभी के लिए कानून होना ज़रूरी है। उत्तर देखिए, निम्नलिखित बातें स्पष्ट करती हैं कि सरकार को सभी के लिए कानून बनाने की ज़रूरत है।
नंबर 1, जब मानव मिलकर काम करते हैं तो उनमें मनमुटाव भी हो जाता है, कि जब व्यक्ति आपस में मिलकर काम करते हैं तो उनमें आपस में किसी बात पर आपस में मनमुटाव भी हो जाता है। इसको दूर करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, सरकार की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कानून बनाना बहुत आवश्यक है, ताकि सरकार को भी कोई नुकसान न पहुंचा सके और सरकार ने जो कानून बनाए उनको भी लोग माने, उनका पालन करें। थर्ड है, सरकार को संसाधनों की रक्षा के लिए भी कानून बनाने पड़ते हैं। अब मान लीजिए कानून ना बनाए, कोई व्यक्ति है वो काम करके खुश है नहीं, वो दूसरों के घर पे जाके चोरी कर लेगा, डकैती कर लेगा, उनका सामान उठा लाएगा। अगर सरकार या कानून ना हो तो फिर तो ऐसा होने लग जाएगा, लेकिन सरकार और कानून है तो अब वो व्यक्ति नहीं कर सकता ना कोई भी ऐसा, और करता है तो उसे अपराधी माना जाता है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, इसलिए सरकार जो भी कानून बनाती है उनका पालन किया करो, बहुत ज़रूरी होता है, हमारे लिए ही होता है वो सारा कानून, हमारी भलाई के लिए। ठीक है, समझे? वेरी गुड। तो अगले प्रश्न पे चलें। चलो, लोकतांत्रिक सरकार के 2 आवश्यक लक्षण क्या हैं? लोकतांत्रिक सरकार, देखिए लोकतंत्र या लोकतांत्रिक का सिंपल सा अर्थ बताता हूँ, ऐसी सरकार जिसको जनता द्वारा जनता के ऊपर ही शासन करने के लिए चुना जाता है। जैसे हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, इसके 2 आवश्यक लक्षण क्या है? निम्नलिखित है। नंबर 1, लोकतंत्र में सरकार के हाथों में सत्ता या शक्ति सौंपते हैं। लोकतंत्र में लोग यानी कि व्यक्ति वोट देकर सरकार बनाते हैं ना। हाँ, इसके लिए वे किसी विशेष व्यक्ति को चुनाव में वोट देकर उसका चुनाव करते हैं। कि लोकतंत्र के अंदर लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है। चुनाव के समय व्यक्तियों द्वारा किसी एक विशेष व्यक्ति को वोट देकर उसे जिताया जाता है। ठीक है। अगला, इसमें यही निर्वाचन लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। निर्वाचित का मतलब होता है जिन्हें चुना गया हो। ठीक है, लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। सेकंड है, लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार में इसके सभी कार्य और निर्णय लोगों के लिए होते हैं। पहला तो था लोकतांत्रिक सरकार में सरकार को चुनने का अधिकार जनता का होता है, और दूसरा पॉइंट है लोकतांत्रिक सरकार जो भी कार्य करती है वो सब जनता की भलाई के लिए करती है। समझ आया? चलिए अगले प्रश्न पर। महिला अधिकार आंदोलन, क्या उनकी उपलब्धि क्या थी? ठीक है, महिला अधिकार आंदोलन, देखिए महिला अधिकार यानी कि महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए कोई आंदोलन चलाए होंगे। उनकी उपलब्धि क्या थी? अब उन्होंने अपने इन आंदोलनों से क्या प्राप्त किया? प्रश्न समझिए पहले। ठीक है, महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए क्या आंदोलन चलाए और उनसे उन्हें क्या प्राप्त हुआ? उत्तर है सरफेज मूवमेंट का अर्थ है महिला मताधिकार आंदोलन। सरफेज मूवमेंट, इसका अर्थ क्या है? महिला मताधिकार आंदोलन, यानी कि महिलाओं ने वोट डालने के लिए आंदोलन चलाए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं और गरीब लोगों के ने मतदान अधिकार के लिए आंदोलन चलाए थे। कहाँ चलाए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका में चला था। कौन सा? सरफेज मूवमेंट। किसने चलाया था? महिलाओं ने अपने मत यानी कि वोट डालने के अधिकार के लिए चलाया था। इन देशों में महिलाओं ने मताधिकार को प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाए, क्योंकि वहाँ पर पुरुषों को अधिकार था वोट देने का, महिलाओं को नहीं था। इसलिए महिलाओं ने इनकी मांग उठाई, इनके लिए आंदोलन चलाए। लेकिन अपने देश में क्या है? महिला पुरुष सभी वोट दे सकते हैं, लेकिन उनकी आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसे सरफेज आंदोलन कहते हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920 में दिया गया। और ग्रेट ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में प्राप्त हुआ। ध्यान देना, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, और ग्रेट ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। समझ आया? कहाँ चला था ये आंदोलन? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित को, जो ज़्यादातर गरीब है, वोट देने का अधिकार। ये आपका थोड़ा बड़ा प्रश्न है। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित को
जो ज़्यादातर गरीब है वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि वह भेदभाव का एक रूप होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाता, लेकिन हमें पता होना चाहिए। देखिए, लोगों की सक्रिय भागीदारी के कारण भारत को स्वतंत्रता मिली। अब मैंने आपको बताया था कि लोगों को जब हमें आज़ादी चाहिए थी तो किसी एक जाति या विशेष धर्म ने योगदान नहीं दिया, बल्कि सभी लोगों ने अपना योगदान दिया था कि जल्द से जल्द आज़ादी मिल सके। स्वतंत्रता संग्राम में सारे वर्गों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या वकील हो, डॉक्टर हो, खेती करने वाला हो, या फिर कोई और कार्य करने वाला। अतः हर एक को मतदान देने का अधिकार होना चाहिए। सेकंड है, लोकतंत्र की अवधारणा समानता पर टिकी हुई है, कि लोकतंत्र यह दिखाता है कि सभी लोग समान है, तो इसमें गरीब अमीर का तो कोई अंतर ही नहीं होगा। स्वतंत्रता से पहले भारत में बहुत गरीब तथा अशिक्षित लोग थे। स्वतंत्रता के बाद उन्हें समाज में भागीदारी देने के लिए मतदान देने का निर्णय दिया गया। और लास्ट पॉइंट है इसमें, कांग्रेस पार्टी के 1931 के कराची अधिवेशन में घोषणा की गई कि सभी लोगों को समान मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे। इसमें समानता का अधिकार भी शामिल किया गया था। सिंपल सा देखिए, 5वें प्रश्न का आंसर मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि पहला पॉइंट तो ये दिखाया गया कि जब हमें आज़ादी चाहिए थी तो उस समय किसी एक विशेष जाति वर्ग ने योगदान नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों ने योगदान दिया था, चाहे वो अमीर गरीब या कोई भी व्यवसाय करने वाला, इसलिए सभी को मतदान देने का अधिकार होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, लोकतंत्र के अंदर सभी को समान समझा जाता है, इसलिए सभी को समान समझकर वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने 1931 में एक सम्मेलन किया था, उसमें दिखाया था कि सभी को बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए और समान समझना चाहिए। देखिए, मैं आपको अब इसमें छोटे प्रश्न तो है नहीं, लेकिन मैं आपको वैसे ही करवा देता हूँ कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? वो हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। तीसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? वो हुई थी बम्बई में। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। और चौथा प्रश्न आपका इनमें छोटे में, कि भारत में पहली बार चुनाव, यानी कि आज़ाद भारत में पहली बार चुनाव कब हुए थे? 1952 में। कब हुए थे? 1952 में। अगला प्रश्न आपका छोटा है, भारत में चुनाव कौन करवाता है? भारत में चुनाव करवाता है चुनाव आयोग। कौन करवाता है? चुनाव आयोग। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। और लास्ट प्रश्न, वर्तमान समय में किस पार्टी की सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये आपके हुए कुछ छोटे प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्यारा सा कमेंट करके ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, अपनी सहेलियों को शेयर करें, ठीक है, ताकि वो भी अपना अध्ययन कर सकें। और प्यारे बच्चों, अपने घर पर ही रहना, आपको पता है कितनी बड़ी बीमारी यानी कि कोरोना महामारी फैली हुई है, तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने माता पिता का सबका ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।